अस्सलाम वालेकुम। Is my voice clear to all of you? वालेकुम अस्सलाम। ओके, 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, देन हम अपने सेशन का जो है प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो है हमें ज्वाइन कर सकें। ओके, 46 पार्टिसिपेंट्स ने जो है हमें ज्वाइन कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, 52 पार्टिसिपेंट्स ने जो है हमें ज्वाइन कर लिए। सो हम अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सायरा। बाय प्रोफेशन आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, CEO of Multi Talented Medicos MTM. I am working as a senior lecturer at Afro Asian Institute. Okay. बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ सर्वाइकोजेनिक हेडेक। आज का सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उन लोगों को हेडेक होती है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि किन किन लोगों को ये इशू फेस करना पड़ता है कि उनको हेडेक होती है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी शेयर करूंगी। बेसिकली हेडेक के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, जो हम कॉजेज़ जो हेडेक कॉज करते हैं उन कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे और कैसे हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक को दूसरी हेडेक से डिफरेंशिएट करते हैं। हेडेक होती है, कुछ लोगों को जो होती है वो टेंशन रिलेटेड हेडेक होती है। सो कुछ लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती है। तो एक्चुअली सर्वाइकोजेनिक हेडेक क्या होती है और कौन से लोग एट रिस्क में हैं, जिन लोगों को जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकती है, और कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्चुअली इसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे राबिया मुझे कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है ड्यूरिंग स्टडी, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्यों, स्पेशली वो लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जिन लोगों का पोस्चर पढ़ने का क्या होता है कि लाइक टेबल है, स्टडी टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो लाइक इन दिस वे जो बहुत ज़्यादा हेड को डाउन करके जो है वो स्टडी करते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उन लोगों के अंदर ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी डेफिनेटली। सो उसको कैसे जो है हम डायग्नोस करते हैं और कौन से लोग जो है एट दी रिस्क हैं, जिन लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, और असेसमेंट कैसे करते हैं। असेसमेंट के साथ साथ हम कैसे इसको डायग्नोस करके कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ट्रीटमेंट में ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो सेल्फ मैनेजमेंट हो, लाइक आप लोग खुद
घर बैठ के इसको ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, हॉस्पिटल में भी लोग जाने से डरते हैं कोरोना की वजह से। तो मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊँ या ऐसा ट्रीटमेंट प्लान आप लोगों को बताऊँ कि जो आप ईजिली घर बैठे कर सकते हो, और आप लोग इस सेशन के दौरान मेरे साथ जो मैं आप लोगों को परफॉर्म करूँगी, आप लोग जो है वो एक्सरसाइजेस करेंगे भी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे टर्म्स यूज़ करूँ कि अगर कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट है जिसने हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड हो। बट बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों से, सब लोगों से कहना चाहूँगी कि सेशन जस्ट इसलिए अटेंड ना किया करें कि हमने सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने हैं। आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो सीख के जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ एविडेंस बेस जितनी चीज़ें हैं, क्लिनिकल जितनी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो पेशेंट पे इफेक्टिव हैं, वो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ, और आप लोग भी मैक्सिमम इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, और इस सेशन को आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीख के जाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हेडेक के कॉजेज़ क्या हैं। कुछ लोगों के अंदर हेडेक इसलिए भी होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही कुछ लोग एक्सरसाइजेस करते हैं या स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो स्वेटिंग की वजह से उन लोगों में क्या होता है कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर 1 रीज़न उसकी डिहाइड्रेशन भी है। सम टाइम अगर कोई इंसान छोटी सी भी स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस की वजह से भी हेडेक स्टार्ट हो जाती है, तो स्ट्रेस इज़ आल्सो कॉज ऑफ हेडेक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्लीप प्रॉपर आपकी नहीं हुई, अगर आप लोग प्रॉपर नहीं सोए, दैट आल्सो कॉजेज हेडेक। और एक चौथी रीज़न है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक। पहले तो हमें इस टर्म को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती क्या है। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसके अगर वर्ड पे फोकस करें, सर्वाइको मीन योर सर्वाइकल, जेनिक मीन ओरिजिन, कि इस हेडेक का जो ओरिजिन है फ्रॉम योर नेक, फ्रॉम योर सर्वाइकल, वो इशू जो आपके नेक से क्रिएट होते हैं और आपको हेडेक कॉज करते हैं, डेट कॉजेज, डेट फैक्टर्स आर कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम सर्वाइकल की थोड़ी सी एनाटॉमी को डिस्कस करें, क्योंकि अगर हम एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे देन हम जो है उसकी पैथोलॉजी को डिस्कस कर पाएंगे। अगर हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होते हैं, C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7। बेसिकली कुछ जो होते हैं टिपिकल वर्टिब्रा होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा होते हैं। टिपिकल वर्टिब्रास वो होते हैं जिनकी टिपिकली उनकी जो है वो फॉर्मेशन होती है, और एटिपिकल वो होते हैं कि जिसमें डिफ्रेंशिएशन होती है, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थोड़ी सी जो फीचर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 C1 वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा एंड C7 वर्टिब्रा, ये वो वर्टिब्रास होते हैं जिनको हम बोलते हैं एटिपिकल, और टिपिकल रिमेनिंग वर्टिब्रास होते हैं। C1 को हम एटलस कहते हैं, C2 को एक्सिस कहते हैं। इनको हम क्यों एटिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं? बेसिकली एक नॉर्मली अगर वर्टिब्रा की मैं आप लोग से कैरेक्टरिस्टिक शेयर करूं तो उसमें क्या होता है कि इंटीरियर पार्ट होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर उसमें वर्टिब्रा बॉडीज होती हैं और पोस्टीरियर उसमें क्या होते हैं, 7 प्रोसेसेस होते हैं। 7 प्रोसेसेस में अगर आप लोग अपने सर्वाइकल पे हैंड को प्लेस करो, यू कैन पल्पेट, आप सब लोग मेरे साथ पल्पेट करो कि आप लोगों को सर्वाइकल में बैक ऑफ द नेक पे एक प्रोमिनेंसी फील होगी। आप सब जो है बैक पे नेक पे हैंड प्लेस करें, क्या आप लोगों को प्रोमिनेंसी फील हो रही है? अगर आप लोगों को प्रोमिनेंसी फील हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। क्योंकि मैंने कहा C1, C2 एंड C7 ये वो वर्टिब्रास हैं जो एटिपिकल हैं, मीन उसकी आपकी टिपिकली जो बाकी वर्टिब्रास की कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने पल्पेट किया बैक पे, नेक पे, यस और नो? ओके, नेक पे आप लोग हैंड को प्लेस करें, ठीक है। आप जब प्लेस करेंगे तो आपको ये जो फील हो दैट इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के साइडों पे जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये 3 वो प्रोसेस हैं जो नॉन आर्टिकुलर होते हैं, और इसके अलावा 4 वो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं जो आपस में आर्टिकुलेट करते हैं और आर्टिकुलेट करके फॉर्म्स फेस जॉइंट।
फेसिड जॉइंट सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेसेस आपस में मिलके जो जॉइंट बनाते हैं दैट जॉइंट आर कॉल्ड फेसिड जॉइंट। सो जो मोस्ट सेंट्रल और पोस्टीरियरली दैट इज योर स्पाइनस प्रोसेस, और उसके साइडों पे दोनों साइड पे जो लेटरली है दैट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। दो जो होते हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, और सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलर जो प्रोसेसेस होते हैं दैट कंबाइंस टू फॉर्म फेसिड जॉइंट। तो आपके राइट एंड लेफ्ट जो है वो फेसिड जॉइंट प्रेजेंट होता है। बट जो आपका एटलस है C1 है, उसके अंदर कोई भी जो है वो स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। वो क्या होता है कि C2 की अगर हम बात करते हैं, C2 का एक तो एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एडोनॉइड प्रोसेस। वो क्या करते हैं, लेट अगर मैं बात करती हूँ दिस वन इज C1, ठीक है, उसका कोई भी स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। और ये जो है C2 है जिसका एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है दैट इज का एडोनॉइड प्रोसेस, जिसके अंदर C1 जो है वो आर्टिकुलेट करता है। और आपकी ये जो रोटेशन मूवमेंट होती है बेसिकली ये रोटेशन मूवमेंट इसी जॉइंट पे होती हैं। एटलस और एक्सिस आपस में कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म एटलेंटो एक्सियल जॉइंट दैट इज पिवट जॉइंट। और वहाँ पे जो आपकी रोटेशन होती है बेसिकली वो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे होती है। और बाकी C7 का स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होता है। आपको पता है जब सर्वाइकल के इशू को हम असेस करते हैं, पल्पेट करते हैं, तो हमें ये जो लैंडमार्क्स हैं इन लैंडमार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे C7 को आप सबसे पहले पल्पेट कर लोगे, इससे आप T1 को भी कर सकते हो, इसी तरह आप C6 को नेक्स्ट मूव करोगे तो C6 आएगा। ओके, जो स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस के 1 इंच जब लेटरल मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके फेसिड जॉइंट्स होते हैं। उसके फर्दर हाफ इंच मूव करते हो तो वहाँ पे आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका स्पाइनस प्रोसेस है, देन आपका 1 इंच के डिस्टेंस पे फेसिड जॉइंट है, देन 1.5 जो फर्दर इंचेस के डिस्टेंस पे आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पड़े होते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर डिफरेंट कॉजेज हैं। स्पेशली जो लोग जो हम बात करते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर करते हैं, जो लोग सिटिंग करते हैं, अपने पोस्चर को स्लॉच रखते हैं या फॉरवर्ड हेड करके जो है स्टडी करते हैं या मोबाइल ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि नॉर्मली जो सर्वाइकल है वो आपके ट्रंक जो आपकी स्पाइन है, हेड आपकी स्पाइन पे न्यूट्रल पोजिशन में होना चाहिए, लाइक इन दिस वे। बट जब आप लोग इस तरह मूव करते हो, इस तरह मूव करते हो, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे फोर्सेस एक्ट करती हैं। आप अगर 1 इंच फॉरवर्ड मूव करते हो तो आपकी स्पाइन पे 10 पाउंड्स फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। अगर आप 2 इंच मूव करते हो तो आपके स्पाइन पे 20 पाउंड्स जो है वो फोर्सेस ज़्यादा होगी। तो आप सोचो आप कितने डिग्री, कुछ लोग 30, 45, 60 डिग्री के एंगल पे जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो उतने ही ज़्यादा आपके स्पाइन पे स्ट्रेस होता है। सो जो लोग फॉरवर्ड हेड पोस्चर या सिटिंग ऐसे करते हैं उन लोगों के अंदर जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। वो लोग जो एक ऑकवर्ड पोजीशन मोबाइल यूज़ करते हैं, अक्सर मदर्स क्या करती हैं, कॉल आएगी, कॉल सुनती इस तरह, ठीक है, मोबाइल लगाया और वो कॉल सुन रही है, तो वो क्या होता है स्ट्रेन, मसल्स के स्ट्रेन की वजह से वो क्या होता है कि आपको हेडेक कॉज करता है, वो आपकी रेफर्ड पेन जो आपके हेड में कॉज करता है, तो वो इशू हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस की वजह से भी जो है वो हेडेक हो सकती है। इसके अलावा अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कुछ अर्से बाद हमें हेडेक स्टार्ट हो गया। अब मुझे नहीं समझ आता मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे एक मैंने पेशेंट देखी, वो 26 ईयर ओल्ड थी, फीमेल थी, यंग थी, उनका हुआ एक्सीडेंट। आफ्टर एक्सीडेंट सम वीक्स और सम मंथ लेटर उनको हेडेक स्टार्ट हो गया। तो वो मैं केस आपके साथ कंप्लीट जो है एट द एंड शेयर करूँगी, इनकी असेसमेंट हमने कैसे की और कैसे हमने डायग्नोज किया कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक था। तो बेसिकली आफ्टर ट्रॉमा के बाद जिसे हम बोलते हैं विल प्लैश इंजरी। विल प्लैश इंजरी क्या होती है, जैसे कार जो लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो कार ड्राइव करने के अचानक बैक से जो है कोई चीज़ कार पे स्ट्राइक करती है, तो हेड क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। फॉरवर्ड मूव करके आपका आगे आता है, एक आगे की तरफ फोर्स लगती है, आगे से दोबारा पीछे की तरफ फोर्स लगती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। तो इस तरह की जो इंजरी होती है दैट इज कॉल्ड विल प्लैश इंजरी। तो जिन लोगों को विल प्लैश इंजरी होती है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में हेड की मूवमेंट की वजह से, जो जड़ की मूवमेंट होती है उसकी वजह से उनके जो बेसिकली यहाँ पे सर्वाइकल लेवल से नर्व्स निकलती हैं,
ठीक है। सर्वाइकल, ये चीज़ याद रखिएगा, सर्वाइकल में 7 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, बट जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है वो आपकी अपर सर्वाइकल, इसमें आपका एटलस, एक्सिस और C3 मतलब C1, C2 एंड C3 ये 3 वर्टिब्रास हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं, डेफिनेटली नर्व्स हैं, वो नर्व्स आपको सप्लाई करती हैं, हेड को सप्लाई करती हैं। तो ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व होती है, लेसर ऑसिपिटल नर्व होती है। तो जब विल प्लैश इंजरी होती है तो ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व इंजरी होगी। जब वो नर्व इंजर्ड होती है तो क्या होता है, आपके ऑसिपिट एरिया में पेन स्टार्ट होता है, ऑसिपिट से वो प्राइटल में जो है वो पेन कॉज कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे हेडेक में इस एरिया पे पेन हो रहा है तो उसकी रीज़न आपकी सर्वाइकल है, उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी स्पाइन है, सर्वाइकल है। अगर आपको हेडेक की टॉप पे हेडेक हो रहा है तो मीन आपके C2 वर्टिब्रा का कोई ना कोई इशू है, तो आपको उस एरिया को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग कहते हैं मुझे टेम्पोरल इस एरिया में जो है वो पेन हो रहा है, ठीक है, अगर इस एरिया में पेन हो रहा है तो वो C3 वर्टिब्रा या C3 जो नर्व्स हैं उनके नर्व्स के इशू की वजह से आपको यहाँ पे दोनों साइडों पे जो है वो पेन हो सकता है। सो हेडेक आपके स्पाइन, जो सर्वाइकल स्पाइन है वो हेडेक कॉज कर सकती है। सो हम कुछ लोग, अगर हम बात करते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, सर्वाइको मीन्स सर्वाइकल इशू, सर्वाइकल में जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, चाहे आपके मसल्स हैं, आपके 2 वर्टिब्रास के में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके इशू की वजह से हो सकता है, फेसिड जॉइंट के इशू की वजह से हो सकता है। 52% पेशेंट के अंदर जो ये हेडेक होता है ना वो ड्यू टू योर फेसिड जॉइंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, आर्टिकुलेट करते हैं एंड फॉर्म्स योर फेसिड जॉइंट। स्पाइनस प्रोसेस के यहाँ पे साइडों पे फेसिड जॉइंट्स होते हैं। उन लोगों के फेसिड जॉइंट की इंजरी होती है तो वो पेन कहाँ करेंगे, ऑसिपिट में कॉज करते हैं, प्राइटल में कॉज करते हैं। तो बेसिकली ये जो हम बात करते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ये बेसिकली यूनिलेटरल हेडेक है, मतलब सर के एक साइड पे हेडेक होगी, जिसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मुझे हेडेक स्टार्ट होती है आपके सर्वाइकल मतलब नेक में स्टार्ट होती है, नेक से ऑसिपिट में, ऑसिपिट से मुझे यहाँ और फिर मेरे फोरहेड और सम टाइम आइज और सम टाइम मुझे ये जो हमारी ये जो मैक्सिलरी है और मैंडिबल बोन है यहाँ पे भी पेन फील होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ये जो ऑसिपिटल नर्व वो बैक पे सप्लाई कर रही हैं, तो फोरहेड या यहाँ पे आपके ऑर्बिटल आइज के इर्द गिर्द अगर उस पेशेंट को पेन आ रही है तो उसकी रीज़न क्या है। बेटा बेसिकली स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। आपके पहले 2 क्रेनियल नर्व्स को छोड़ के बाकी जो 10 क्रेनियल नर्व है वो आपके ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। जो आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। तो वहाँ से आपकी क्रेनियल नर्व्स निकलती है जो आपके हेड, नेक और फेस को सप्लाई करती हैं। सो बेसिकली जो आपकी 3rd एंड 4th होती है वो मिड ब्रेन से निकलती है, अक्यूलर मोटर एंड ट्रोक्लियर, और जो आपकी 5th, 6th, 7th, 8th, 5th जो है ट्राइजेमिनल होती है, 6th एब्ड्यूसेंट होती है, 7th फेशियल होती है, और आपकी जो 8th है दैट इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, वो पोन्स से ओरिजिनेट करती हैं। पोन्स के बाद नीचे मेडुला ऑब्लिगेटा, रिमेनिंग 4 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो मेडुला ऑब्लिगेटा से ओरिजिनेट करती हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जिन लोगों को अगर यहाँ से जो ट्राइजेमिनल नर्व, मैंने आपको बताया पोन्स के लेवल से ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, और क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ जो होती है मिक्स्ड होती हैं। तो ट्राइजेमिनल जो नर्व है बेसिकली मिक्स्ड है, मतलब उसके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं और वो मोटर मीन आपके मसल्स को भी सप्लाई करती है। तो क्या होता है कि जो आपकी C1, C2 एंड C3 यहाँ से ये जो नर्व्स निकलती हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं आपके ट्राइजेमिनल नर्व के साथ। और ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली कहाँ सप्लाई करती है, आपके फोरहेड, आपके ये जो मैक्सिला बोन है और मैंडिबल है, यहाँ पे 3 ब्रांचेस देती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांच। सो क्या होता है, तो आपके सर्वाइकल के नर्व निकलती हैं वो कन्वर्ज करती हैं ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, और जब ट्राइजेमिनल दैट कॉज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, और जब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया तो उसकी वजह से उसकी पेन उसके आइज ऑर्बिट में होती है, उसके यहाँ पे जो है उसे स्वेलिंग मिल सकती है, मैक्सिलरी या मैंडिबल में भी पेन हो सकती है। क्यों, क्योंकि उस सर्वाइकल नर्व के इशू के साथ साथ ट्राइजेमिनल नर्व भी इन्वॉल्व होती है एंड दैट कॉज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसके अलावा हमारा बहुत ज़्यादा रोल होता है मसल्स का, मसल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपको पता है हम जब फ्लेक्शन करते हैं तो इंटीरियर नेक के जितने भी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व है।
सर्वाइकल पे डिफरेंट मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन, डिफरेंट मूवमेंट डिफरेंट मसल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट नेक के मसल्स होते हैं, जब पेशेंट फ्लेक्शन करता है, आप उसका पोस्चर की अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपने नेक के मसल, नेक फ्लेक्सर जो होते हैं वीक होने की वजह से वो क्या होता है कि ऐसे नीचे उसका हेड जो होता है वो डाउन होता है, क्योंकि उसके फ्लेक्सर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीक होते हैं। जो आपके नेक के फ्लेक्सर्स हैं उसमें उनके जो वीक मसल्स होते हैं वो डीप फ्लेक्सर्स, जो आपके डीप फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब डीप फ्लेक्सर्स मसल कौन से हैं? लोंगस कुलाए, लोंगस कैपिटस। उन मसल्स की वीकनेस की वजह से पेशेंट उन मसल्स को, डीप मसल्स को यूज़ नहीं कर पाता। वो जो आपका यहाँ पे स्टर्नोक्लीडम मेस्टॉइड मसल है उसको यूज़ करता है। जो आपके यहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस है कान के पीछे, यहाँ के मेस्टॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और आपके क्लेविकल तक ये जो सारा मसल है डैट इज स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। जब दोनों साइड के स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्वाइकल फ्लेक्शन करते हैं। तो बेसिकली इन मसल्स को यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा जो आपका पूरा ये जो बैक पे मसल आप लोग जो देखते हो डैट इज ट्रेपीजियस मसल। अगर उनमें बेसिकली क्या वो अपने इन मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ट्रेपीजियस मसल को, जिसकी वजह से उनके मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं कि बेसिकली जैसे नॉट होते हैं ना, गिरा लग जाना, या जैसे चावल का दाना होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि फेशिया और मसल की टाइटनेस की वजह से वो जो नॉट है, वो नॉट जो होती है आपके यहाँ पे आपके जो मसल्स हैं या सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके अंदर वो नॉट बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। जब पेशेंट को प्रेस किया जाता है, ट्रिगर पॉइंट को प्रेस करते हैं तो क्या डेट प्रोड्यूस जंपिंग साइन। जंपिंग साइन क्या होता है? जैसे ही जिस पॉइंट पे पेशेंट को पेन होता है आप प्रेस करते हो, प्रेस करने से क्या होता है उसकी पेन आगे रेफर्ड कर जाती है, दैट इज कॉल्ड जंपिंग साइन। सो इन पेशेंट के अगर इन लोगों के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स हैं, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है या ये जो सारा आपका ट्रेपीजियस मसल, अपर फाइबर, मिडल फाइबर, लोअर फाइबर, इनके अंदर अगर ट्रिगर पॉइंट्स भी बन जाते हैं तो ट्रिगर पॉइंट की वजह से भी वो आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो कॉज कर सकता है। सो सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज कॉज्ड बाय सॉफ्ट टिश्यूज जो आपके नेक के अंदर है, उसमें आपके मसल्स हो सकते हैं, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हो सकती है, आपके फेसिड जॉइंट्स हो सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी पेन को टुवर्ड्स हेड रेफर करते हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मैंने आपको क्लियर कर दिया। बेटा बेसिकली इसमें जो रोल होता है ना सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर, उसमें सब ऑस्पिटल मसल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अब सब ऑस्पिटल मसल्स कहाँ होते हैं? आपको अगर पता हो कि ये जो आपकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रम, उसकी 4 लोब होती हैं। जो आपकी आगे वाली साइड पे ये लोब है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, और ये जो कान के ऊपर होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, दैट इज कॉल्ड ऑसिपिट लोब। और इसी तरह ऑसिपिट और फ्रंटल लोब के दरमियान ये जो सारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पैराइटल लोब। तो यहाँ पे जो आपकी ये ऑसिपिट होती है बैक पे, यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिन मसल्स को हम बोलते हैं सब ऑसिपिटल मसल्स। सब ऑसिपिटल मसल्स जो है बेसिकली वो 4 होते हैं, 4 जो है वो सब ऑसिपिटल मसल्स होते हैं। क्योंकि ये हेड है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटस। सो 2 यहाँ पे ऑब्लिक कैपिटस जो है हमारे पास रेक्टस, उनकी शेप ऐसी होती है जिसका हम उन्हें रेक्टस कहते हैं। सो रेक्टस कैपिटस मेजर, रेक्टस कैपिटस माइनर, ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ऑब्लिक कैपिटस इंफीरियर। ये मेन 4 मसल हैं जिन्हें हम सब ऑसिपिटल मसल बोलते हैं। बेसिकली जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती है वो इन्हीं सब ऑसिपिटल मसल्स की टाइटनेस, फेशिया की टाइटनेस, ट्रिगर पॉइंट की फॉर्मेशन की वजह से, और इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व के इन्वॉल्व होने की वजह से, सर्वाइकल नर्व्स इन्वॉल्व होने की वजह से, ग्रेटर ऑसिपिट नर्व एंड लेसर ऑसिपिटल नर्व, स्पेशली ग्रेटर ऑसिपिट नर्व इन्वॉल्व होती है जो आपकी पेन को यहाँ पे फर्दर रेफर करती है, फॉरहेड और सारे आगे फर्दर उसको रेफर करती है। तो बेसिकली ये 4 मसल्स हैं जो बेसिकली इन मसल्स के स्ट्रेन की वजह से, मोहम्मद अली कह रहे हैं रिपीट कर दूं, ओके। मोहम्मद अली बेटा बेसिकली क्या है कि सब ऑस्पिटल मसल्स हैं, उनकी टाइटनेस की वजह से ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती है। ये मसल्स बताना क्यों ज़रूरी है? देखो जब आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, जब आपको पता नहीं कि कौन सा मसल टाइट हुआ है, कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना, तो आप कैसे पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे?
जब हम नेक्स्ट असेसमेंट का पार्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हमें कैसे असेस करते हैं उन मसल्स को। बेसिकली यहाँ पे 4 जो है मसल्स होते हैं, 2 आपके जो है वो रेक्टस हैं और 2 आपके ओब्लिक हैं। ओके, जो आपके ओब्लिक हैं, ओब्लिक एक ऊपर पड़ा डेट इज का सुपीरियर, और हम कैपिटस का वर्ड यूज करते हैं, ओब्लिक कैपिटस सुपीरियर। उसके नीचे जो मसल होता है डेट इज कॉल्ड ओब्लिक कैपिटस इंफीरियर। कुछ जो होते हैं रेक्टस शेप के हैं, मतलब वो जो लॉन्ग स्ट्रैप लाइक होते हैं, तो रेक्टस लाइक होते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टस कैपिटस मेजर एंड रेक्टस कैपिटस माइनर। ये चारों मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। यस, मैं आगे नेक्स्ट असेसमेंट में सारी बातें आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों को हम पल्पेट कर सकते हैं। ओके, ये बेसिकली एक ट्राइंगल बनाते हैं जहाँ से आपकी वर्टिब्रल आर्टरी और ये नर्व पास करती है और ऊपर आपके हेड को सप्लाई, आपके हेड को जो है सप्लाई करते हैं। आपको पता है वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो आपकी यहाँ से डिफरेंट जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस वहाँ से पास करते सर्कल और विलस बनाते हैं, जो टाइटनेस की वजह से क्या होगा, वो नर्व को कंप्रेस जिसके सकते हैं अगर आर्टरी जो कंप्रेस हो रही है, आर्टरी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो हमारा मेन फोकस इन मसल्स की ट्रीटमेंट पे होगा कि कैसे हम इनको जो है वो रिलीज कर सकते हैं, सब ऑस्पिटल मसल की टाइटनेस को। तो मेन ये 4 मसल होते हैं जो बेसिकली आपके टाइट होते हैं। आपको पता है कि आपके जो हेड है, हेड को जो आपकी स्पाइन है उस पर स्टेबलाइज करने में 80% जो रोल है वो आपके मसल्स का है, और 20% जो आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपके लिगामेंट्स हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, डिफरेंट लिगामेंट्स है, लिगामेंटम नकी। 20% उनका रोल है, बट 80% रोल जो है आपके मसल्स का है। अगर डीप नेक फ्लेक्सर्स वीक होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, सब ऑस्पिटल मसल की टाइटनेस होती है, वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक कर रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट बन रहे हैं, वो आपको जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक कॉज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो चुके होंगे सब कुछ। नेक्स्ट बड़ी मजे की बात है, इट इज नॉट अ प्राइमरी कॉज ऑफ हेडेक, इट इज अ सेकेंडरी कॉज ऑफ हेडेक। अब मैंने ये क्या बोल दिया कि प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज वो होते हैं जो डायरेक्टली कॉज बने, मीन अगर उसके वेसल्स का इशू होता है तो वो डायरेक्टली कॉज है, बट एक प्राइमरी कॉज के होने की वजह से इस पेन का ट्रांसफर होना, पेन का रेफर्ड होना, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ द पेन। सो सर्वाइकोजेनिक हेडेक एक सेकेंडरी सोर्स है। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे जिन लोगों के अंदर डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं उन लोगों के अंदर ये सेकेंडरी सोर्स बनेगा। आर्थराइटिस है जिन लोगों के अंदर, तो ये सेकेंडरी सोर्स बनता है हेडेक का। जिन लोगों को ट्रॉमा होता है, विल प्लैश इंजरी होती है, उन लोगों के अंदर ये सर्वाइकल जो हेडेक है वो इसका सेकेंडरी कोर्स बनता है। वो लोग जो ऑकवर्ड पोस्चर रखते हैं, पोस्चर लाइक वो प्रोलॉन्ग टाइम, जैसे जो आप लोग कहते हैं हम स्टडी करना है, स्टडी में बड़ा इशू बनता है क्योंकि आप प्रोलॉन्ग टाइम स्टडी कर रहे हो, आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर आ रहा है, आपके बैक के मसल जो है टाइट हो रहे हैं और आपके जो नेक के फ्लेक्सर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होती है। तो आपको पोस्चर की डिस्टर्बेंस की वजह से ये सेकेंडरी सोर्स बनता है, जो आपके सर्वाइकल इशू की वजह से हेड की तरफ पेन को ट्रांसफ़र करता है, पेन को रेफर करता है। तो ये एक सेकेंडरी जो है वो आपका कॉज होता है। नेक्स्ट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हेडेक है वो टेंशन लाइक हेडेक है, या माइग्रेन हेडेक है, या वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। तो मैं आप लोगों को इसका क्राइटेरिया बताऊंगी। फातिमा कैर मैम प्लीज़ रिपीट दिस टर्म अगेन। बेटा फातिमा, मैंने ये कहा सर्वाइकोजेनिक एक प्राइमरी कॉज नहीं है हेडेक का, इट्स अ सेकेंडरी कॉज। मैंने कहा ना कि इसके एक्चुअल जो कॉज है वो क्या है कि कोई ना कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जैसे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक ल्यूपस एर्थ्रोमिटोसिस है, कोई ट्रॉमा है, कोई आपका पोस्चर है, तो उसकी हेड की तरफ जाती है उस कॉज की वजह से। सो ये डायरेक्टली कॉज नहीं है, ये इसका सेकेंडरी कॉज है। सो ये सेकेंडरी सोर्स है जो आपके पेन को रेफर्ड करता है। रेफर्ड पेन वो होती है जिसका ओरिजिन कहीं और से हो और वो ट्रांसफ़र कहीं और होती है, दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन।
नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे कहते हैं कि इस पेशेंट को सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं माइग्रेन से, और जो है टेंशन लाइक हेडेक से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, आपको क्राइटेरिया पता होगा तो आप इसको डायग्नोस्ट कर सकते हो। नंबर 1, इसमें यूनिलेटरल हेडेक होती है, मतलब होगी एक साइड पे, चाहे वो राइट साइड पे चाहे वो लेफ्ट साइड पे यूनिलेटरल हेडेक होती है, बट ये हेडेक शिफ्ट हो सकती है, मीन सम टाइम वो राइट साइड को इन्वॉल्व कर सकती है। इसको हम बोलते हैं दैट इज सेमी क्रेनियल सिंड्रोम। सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज आल्सो कॉल्ड सेमी क्रेनियल सिंड्रोम। सेमी क्रेनियल सिंड्रोम क्यों कहते हैं? एक तो इसमें जो आपके सर्वाइकल की नर्व्स है वो अगर हम इसकी बात करते हैं कि हम यूनिलेटरल है, अगर ये एक साइड पे पेन होती है, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है, सम टाइम पेशेंट कहेगा मुझे राइट साइड के हाफ साइड का इशू होता है, सम टाइम वो कहता है मुझे लेफ्ट में भी होती है, मीन उसकी यूनिलेटरल हेडेक तो है बट वो शिफ्ट करती है, सम टाइम राइट साइड पे और सम टाइम जो है वो लेफ्ट साइड पे उसको शिफ्ट करती है। मैंने आपको कहा कि हम जो हमारे पास सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, इसका अदर नेम दैट इज कॉल्ड हेमीक्रेनियल सिंड्रोम, क्योंकि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व को भी इन्वॉल्व करता है, आपकी जो स्पाइनल एसेसिव नर्व दैट इज योर 10 क्रेनियल नर्व स्पाइनल एसेसिव नर्व है दैट सप्लाई योर स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड योर ट्रेपेजियस। अगर उनको भी इन्वॉल्व करेगी, उसके भी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, इसको हम सेमी क्रेनियल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। ओके, नंबर 1 क्राइटेरिया में हमने बात की यूनिलेटरल हेडेक, बट वो शिफ्ट होगी राइट एंड लेफ्ट, जबकि माइग्रेन में शिफ्ट नहीं होती, वो एक साइड पे रहती है। अगर राइट साइड है तो उसकी राइट साइड पे ही रहेगी। दूसरा, वहाँ पे क्या होता है, जब आप मूवमेंट करवाते हैं, जैसे मैंने आपको सर्वाइकल पे डिफरेंट मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन, उन लोगों में क्या होता है कि उनके ये मूवमेंट लिमिट कर जाती हैं, ठीक है, उनकी जब आप मूवमेंट्स करवाओगे वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। आपको पता है आपकी जो रोटेशन होती है दैट अकर एट एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, और हमें पता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक अपर सर्वाइकल, अपर C1 C2 C3 का इशू है, जब वो होगा तो उसकी रोटेशन लिमिट करेगी डेफिनेटली, तो उनके अंदर उनकी मूवमेंट या ROM जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। दूसरा, जिस साइड का उनको इशू होता है उसी साइड के उनके शोल्डर और उनके आर्म तक, क्योंकि हमने कहा ना सेसी नर्व जो आपका ट्रेपेजियस मसल है उसको सप्लाई करती है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो आपके शोल्डर और आर्म में भी जो है वो पेन कॉज कर सकती है। बिलाल खान का क्वेश्चन है कि MBBS और DPT स्पेशलिस्ट में क्या डिफरेंस है। बिलाल, ये आज के टॉपिक से रिलेट नहीं है, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर एंड पे मैं आपको इस टाइम हो तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके, उसकी पेन रेफर्ड करेगी, उसको यहाँ पे शोल्डर में, आर्म में सेम साइड पे होगी। इसके अलावा वहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा था सब ऑस्पिटल मसल, 4 सब ऑस्पिटल मसल्स होते हैं, उनकी टाइटनेस होती है, तो जब आप वहाँ पे पल्पेट करते हो या प्रेशर को अप्लाई करते हो, तो प्रेशर को अप्लाई करने की वजह से उस पेशेंट की जो पेन है वो ज़्यादा हो जाएगी, एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि इन जो पेशेंट होते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक के, उनके कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होते हैं कि जैसे वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, ज़्यादा देर पढ़ते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप लोग फॉरवर्ड हेड 1 इंच अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड मूव करते हो तो 10 पाउंड्स जो है आपकी स्पाइन पे वेट आता है। उनको आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उनकी पेन ज़्यादा होगी, ये आपको एक क्लू देता है कि उसमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो हो सकती है। जबकि माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में एक साइड की पेन तो होती है बट वो शिफ्ट नहीं, ये होता है कि ये उसका पैटर्न है, बट माइग्रेन में ये पैटर्न नहीं होता, माइग्रेन में उसके नेक से स्टार्ट नहीं होगा, माइग्रेन में उसका ये पेन पैटर्न इस तरह, और माइग्रेन शिफ्ट नहीं करती। माइग्रेन के पेशेंट बड़े उनको हल्की सी आवाज़ आए तो उनको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, वो आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर लाइट हो रूम के अंदर तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह के अगर पेशेंट के साथ नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के इशू भी उनको फेस करने पड़ते तो वो माइग्रेन हेडेक है। जबकि हमारे पास जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक उसका
पैटर्न जो है वो बैक से फॉरवर्ड है और उसकी पेन जो है वो शिफ्ट होती है, उसमें ऐसे फोटो सेंसिटिव, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे जितने ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो नहीं होते, ऐसे जिसका क्राइटेरिया वो नहीं होता। सो इस तरह जो है आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक एक क्राइटेरिया है, अगर आपका ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो इट्स मीन आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो सर्वाइकल के हैं, मोस्टली फेसिड जॉइंट होता है या मसल्स होते हैं, तो उनका कोई ना कोई इश्यू है जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और एट द एंड मैं इसका आप लोग से सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो शेयर करूंगी। ओके इसी तरह जिन लोगों को टेंशन हेडेक होती है, टेंशन हेडेक क्या होती है कि उनको ऐसे लगता है जैसे बैंड नहीं है। अब देखा होगा करती है ना, वो टेंशन लाइक हेडेक है, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, स्ट्रेस सोर्स होगा जो उनकी स्ट्रेस कॉज कर रहा है, और उसमें पेन जो होगी बैंड लाइक होगी, मीन उसके दोनों साइड पे बायलेटरल पेन होगी। जैसे हमने ये कहा ना यूनिलेटरल पेन, उसमें बायलेटरल जो है वो पेन होती है, दैट इज योर टेंशन हेडेक। तो इस तरह आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, या वो टेंशन लाइक हेडेक है। नेक्स्ट हम इसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल, ये कोई कह रहा है मुझे नॉइस से भी होता है, तो वो मे भी माइग्रेन हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को नॉइस से, लाइट से, इवन स्मेल भी आती है ना कुछ लोगों को, तो स्मेल से भी हेडेक स्टार्ट होने लग पड़ता है एवड़ा। ओके ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों को ये, तो आप लोग अगर ये इशू है तो मे बी आपका सर्वाइकोजेनिक हो सकता है, तो आपको अपने नेक को जो है मेन असेस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको कि कौन से लोग हैं जो एट द रिस्क पे हैं, कि जिन लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, जिन लोगों को अभी नहीं है, ये उन लोगों के लिए, ताकि वो अभी से अपने इन पॉइंट्स को करेक्ट कर लें। वो लोग जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, कुछ ऐसे लेबर होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सामान जो अपने सर पे उठाते हैं, तो कंप्रेशन फोर्सेस आती हैं आपके स्पाइन के ऊपर, तो वो आपके स्पाइन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। या वो लोग जो हैं कंप्यूटर यूज़र होते हैं, कारपेंटर होते हैं, क्योंकि उनका पोस्चर ऐसा है, उनको सीट की हाइट नहीं पता। आपका अर्गोनॉमिक्स बड़ा मैटर करता है, आपकी जो सीटिंग का जो आपकी चेयर है, आपके टेबल की लेंथ है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक प्रॉपर जो नॉर्मली एक पोस्चर होना चाहिए, वो क्या होता है 90 का एंगल होना चाहिए, आपका हेड इस तरह होना चाहिए, ना कि आप इस तरह झुक के काम कर रहे हो। सो आपका जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो वो आपके जो है लाइक आपके शोल्डर जो है ये एल्बोस की हाइट तक होना चाहिए, कि लाइक आपकी सर्वाइकल जो है ये हेड है वो न्यूट्रल होनी चाहिए आपके स्पाइन के ऊपर, और आपकी हिप और नी ये 90 के एंगल पे होने चाहिए। सम टाइम जो चेयर्स होती है बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और सम टाइम बहुत ज़्यादा लो होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो 90 का एंगल जो है वो नहीं बन पाता, तो उन लोगों की जो है बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होती है, उनके अगेन जो है वो पोस्चर की वजह से सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो हो सकती है। और डायबिटिक पेशेंट, जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उन लोगों के अंदर भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकती है। अब उसकी रीज़न क्या है, जिन लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइकल जो डायबिटीज़ है परसिस्ट करती है, तो उन लोगों के अंदर न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं ना शटिका, डायबिटिक पेशेंट के अंदर अक्सर लोग की वजह से क्या होता है कि उनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है। और सम टाइम पता है कुछ लोगों को क्या होता है, जो लोग हाई पोनी करते हैं या टेल करते हैं, उन लोगों को बड़ा इशू होता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा जो स्कैल्प होती है ना, वहाँ पे जो नर्व्स प्ले करती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो जैसे वो पोनी टेल भी करती हैं, टेल पोनी करने की वजह से, और कुछ हेयर अगर बहुत ज़्यादा थिन भी हो, तो उसकी वजह से उनको भी जो है वो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। सो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट लोग जो हैं एट द रिस्क हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को मैनेज करें ताकि आप लोग जो हैं इस प्रॉब्लम का जो है वो शिकार ना हो। और इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, बहुत ईजी, ऐसे कोई इतनी ये प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये फिर क्या होता है कि क्रोनिक डिसेबिलिटी के अंदर चेंज होता है, देन ये डिफरेंट सर्वाइकल जो है वो प्रॉब्लम काज कर सकता है। सो मैंने आप लोग किया कि एक्चुअल में इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका ये जो क्राइटेरिया मैंने आपसे पॉइंट शेयर किए, इसकी बेस पे आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो कंफर्म करते हैं। देन इसके कुछ टेस्ट होते हैं,
हम इसको असेस करते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, राउंड अबाउट उनकी 26 ईयर एज थी। उन्होंने बताया कि आज से कुछ महीने पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो गिरने की वजह से मुझे जो है उस वक्त मैं ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी हेडेक स्टार्ट हो गया। और हेडेक जो कभी मुझे राइट साइड पे होता है, कभी मुझे जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। और इसके अलावा जो मुझे जब मैं मूवमेंट करती हूँ नेक की, तो नेक की मूवमेंट से मेरी पेन जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब है मैं रेस्ट करती हूँ, तो ये पेशेंट की कंप्लेन थी। और उसके जब मैंने असेस किया, पल्पेट किया, मैंने कहा था जब हम उसको प्लेस करते हैं हैंड को, जब पल्पेट करते हैं तो पल्पेशन से टाइटनेस होती है, तो वो पेशेंट को जो है पेन एग्रीवेट हो जाती है। तो पल्पेशन से उनकी पेन जो है वो एग्रीवेट हो गई, ये मिला। विजुअल एनालॉग स्केल हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम पेन के लिए एक स्केल यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड विजुअल एनालॉग स्केल। और जिसमें हम बात करते हैं कि अगर 0 से 3 तक है तो माइल्ड पेन है, 3 to 5 या 6 है तो हम कहते हैं मॉडरेट है, और अगर 6 to 10 है तो हम कहते हैं कि डैट इज़ स्ट्रॉन्ग जो है पेन है। तो बेसिकली जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती है उनमें माइल्ड टू मॉडरेट पेन होती है। शमाइजा शफीक कह रहे हैं माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर। गाइज आप लोग मुझे बताएं, इज़ माई वॉइस क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली पार्टिसिपेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, सना कह रही है मेरी आवाज़ आ रही है, यस मैम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे कि हम कैसे असेस कर रहे थे। तो हमने विजुअल एनालॉग स्केल जब यूज़ किया तो उनकी पेन 5 लाइक मॉडरेट तक उनकी जो थी वो पेन थी। तो इस तरह जब उनको पल्पेट किया गया तो स्पाइनस प्रोसेस के जब पल्पेट किया उसकी वजह से भी उनको पेन, बेटा बेसिकली वो अंदर कॉल आ रही है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा इशू हो रहा है। ओके, तो स्पाइनस प्रोसेस को जब पल्पेट किया गया तो पल्पेशन से भी उनकी पेन एग्रीवेट हुई। उन्होंने कहा जब मैं प्रोलॉन्ग सिटिंग करती हूँ या स्टडी करती हूँ तो मेरी पेन ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग पेन है तो वो माइग्रेन होता है, आप ये देख लें कि उसका कॉज क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग है, ये माइल्ड टू मॉडरेट हो रही है, तो पल्पेशन में उनको पेन जो है वो ज़्यादा थी। फिर हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं सर्वाइकल के, कंप्रेशन टेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं क्या कोई नर्व तो सच इन्वॉल्व नहीं हो रही। हम कंप्रेशन में सिंपली उसके हेड पे से डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं, तो अगर नर्व इन्वॉल्व होती है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट के साथ पेन ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे उनका कंप्रेशन टेस्ट पे नेगेटिव आया। डिस्ट्रैक्शन टेस्ट ये होता है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को, तो उनका वो भी नेगेटिव आया। तो कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन टेस्ट जो दोनों परफॉर्म किए, सच उनमें कोई पेन नहीं आई। बट पेन कब आई? जब हमने उनको प्रेशर अप्लाई किया सब ऑसिपिटल मसल्स पे, स्पाइनस प्रोसेस पे या फेसिक जॉइंट पे जब अप्लाई किया तो उनकी पेन ज़्यादा हुई। फिर उन्होंने ये बताया कि उनकी पेन जो है वो सीटिंग से ज़्यादा हो रही थी। जब प्रोलॉन्ग सीटिंग करती हैं, ये स्टडी करती हैं, तो ये क्ल्यू थे। फिर उन्होंने ये बताया कि जो पेन का पैटर्न है वो बैक से स्टार्ट होता है और फिर आगे की तरफ आता है। सो अब ये सारे जो क्ल्यूज़ हैं ये हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी, जब रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करके देखिएगी तो उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो ये प्रॉपर क्राइटेरिया हमारे सर्वाइकोजेनिक हेडेक को जो है वो कर रहा था फॉलो। सो हमें ये क्लियर हुआ कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। देन फर्दर हम इसमें डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ 2 टेस्ट शेयर करूँगी। नंबर 1 टेस्ट दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट CFRT, ये हम इन पेशेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। 2 टेस्ट होते हैं, इसके बेस पे हम पेशेंट को ये, एक तो हमें क्राइटेरिया फिल कर रहा है वो उसमें बन जाता है, दूसरा हम ये 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। अब ये सिंपली क्या होता है, आप लोगों जिनको हेडेक है आप लोग मेरे साथ कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को साथ साथ मेरे करो। सिंपली स्पाइन पोजीशन में आप लेट जाओ, ठीक है। स्पाइन पोजीशन या हुक लाइंग पोजीशन दोनों प्रेफर की जा सकती हैं। हुक लाइंग वो पोजीशन होती है जिसमें हिप और नी को फ्लेक्स कर लिया जाए। स्पाइन पोजीशन के अंदर ही हिप और नी को जो है वो फ्लेक्स किया जाए। गाइस मेरी वीडियो बार बार स्टॉप हो रही है।
काइंडली मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर फर्दर इसको कंटिन्यू करूं। ओके, उमर कह रहे हैं कि मेरा सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। तो उमर, आपने परेशान नहीं होना, आपको आज ट्रीटमेंट जो है यहाँ से मिल जाएगा और आप खुद इसको अप्लाई करना और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो है वो रिलीफ मिला है या नहीं मिला। कहते हैं दैट इज सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट। सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट में क्या करना है, स्पाइन पोजीशन में, ठीक है, उसमें आपने अपनी जो नेक है उसको फ्लेक्स करना है, लेट के अपनी नेक को फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करके उसको रोटेट करें। अगेन स्पाइन पोजीशन के अंदर अपनी नेक को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स करके उसको रोटेट करो और इस पोजीशन को आपने होल्ड रखना है, ठीक है। अगेन स्पाइन पोजीशन के अंदर फ्लेक्शन करें, रोटेशन करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। अब इसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, ठीक है। नंबर वन, जब आप रोटेशन करोगे, रोटेशन लिमिट होगी क्योंकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर उनकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है वो इन्वॉल्व होती है और अपर सर्वाइकल स्पाइन में आपका एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट वो होता है जहाँ पे रोटेशन होती है। तो उनकी रोटेशन जो है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाती। सो जैसे उनको फ्लेक्शन से रोटेशन करवाते हैं हम, तो रोटेशन उनकी लिमिटेड हमें मिलती है। अगर 45 डिग्री तक रोटेशन है तो वो जो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं रोटेशन करेंगे तो उनकी रोटेशन 17, 18, 15 डिग्री हमें उनकी रोटेशन कम मिल सकती है। ओके, शादमान कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। अगेन स्पाइन पोजीशन में होगा, स्पाइन पोजीशन में नेक को जो है फ्लेक्स करना है और देन रोटेट करना है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं तो रोटेट हो रही हूँ क्योंकि मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन लोगों के सब ऑस्पिटल मसल्स की टाइटनेस होती है या सर्वाइकल स्पाइन का इशू होता है तो उन लोगों के अंदर क्या होगा कि उनकी रोटेशन लिमिटेड होगी। अगर ये 45 तक जा रहा है तो वो 15 to 17 डिग्री उनकी रोटेशन होगी। तो नंबर वन क्लू, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम है। दूसरा, वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्हें कहते हो ना अपने हेड को जो आपने रेस किया इसको आप होल्ड करें तो वो नहीं कर पाएंगे। वो अगर मे बी 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक होल्ड कर पाएँ तो उनकी जो वो होल्डिंग की कैपेसिटी है वो भी जो है वो कम हो जाती है। तो एक हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। ओके, दूसरा हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो बेसिकली मैंने कहा था उनके डीप के नेक के जो फ्लेक्सेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो अपने जो सुपरफिशियल नेक के फ्लेक्सेस हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के स्टिग्मेनाई मसल्स उनको यूज़ करते हैं। और जो उनके लॉन्गस कैपिटस हैं या लॉन्गस कुलाई है वो मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अब उनके लिए हम कैसे उनका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि उनके डीप नेक फ्लेक्सेस वीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसमें क्योंकि जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, ठीक है, ये देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं उनके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर के आपने क्या याद रखना, डेट कॉज योर अपर क्रॉस सिंड्रोम। जब आप लोग बहुत ज़्यादा आगे झुक के बैठते हैं डेट कॉजेज द अपर क्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। बेटा सिटिंग में वो कैसे होल्ड कर पाएगा, आपने स्पाइन में होगा तो अपने हेड को रेस कर पाएगा ना, तभी उसको होल्ड कर पाएगा। ओके, दूसरी मैं बात करें जो लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हेड पोस्चर करते हैं तो उनके अंदर अपर क्रॉस सिंड्रोम हो जाता है। अपर क्रॉस सिंड्रोम के तब मीन क्रॉस कर रहा है, आपके अपर एरिया को इन्वॉल्व करेगा और वो क्रॉस कर रहा है। क्रॉस मीन क्या, लाइक इन दिस वे एंड इन दिस वे, ये वाले मसल्स और आपके ये वाले मसल्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इनमें एक सिंड्रोम आता है, इनमें प्रॉब्लम आती है। इनमें से ये वाले जो लाइन के मसल्स हैं ये वीक हो जाते हैं और ये जो लाइन है ये वाले मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कौन से आपके मसल हैं, सब ऑसिपिटल मसल है, वो टाइट हो जाएंगे। आगे कौन से मसल्स होते हैं, पेक्टोरलिस मसल्स होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्ट माइनर, ये सारे मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। और जबकि ये वाले जो मसल्स हैं ये वीक हो जाते हैं। ये वाले मसल यहाँ पे कौन से हैं, आपके नेक फ्लेक्सर, डीप नेक फ्लेक्सर, वो वीक हो जाते हैं। और इसी तरह जो आपके स्कैपुला है, स्कैपुला को जो आप बैक पे जाते हो, दिस इज कॉल्ड डिट्रैक्शन। तो ये जो आगे की तरफ मूव करते हैं डेट इज का प्रोट्रैक्शन
और पीछे की तरफ जाते हैं, दिस इज का रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन जो बेसिकली आपके रोम्बाइडस मसल करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाले जो मैंने आपको बताया, ये वाली लाइन मतलब आपके नेक के मसल और आपके जो रोम्बाइडस मसल्स हैं, ये जो लोअर ट्रेपीजियस होता है, क्योंकि ये सारा अपर ट्रेपीजियस है, यहाँ पे मिडल होता है और नीचे सारा आपका लोअर ट्रेपीजियस है, ये वाले मसल्स वीक हो जाते हैं, जबकि ये वाले मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अपर क्रॉस सिंड्रोम। तो जिन लोगों के अंदर फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, उन लोगों के अंदर जो है अपर क्रॉस सिंड्रोम मिलता है, उनके डीप नेक फ्लेक्सस जो है वो वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं? उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड्योरेंस टेस्ट। फ्लेक्शन एंड्योरेंस टेस्ट। अब इसमें भी पोजीशन सेम है, स्पाइन लाइन है। स्पाइन लाइन के अंदर क्या करना, जो थेरेपिस्ट होते हैं, या आप लोग खुद भी कर सकते हो, अपने हेड को जो है वो रेस करो, ऑफ द बेड करो, सिंपली ऑफ द बेड रेस करके ये सर्वाइकल फ्लेक्शन जिसे हम बोलते हैं उसमें लेके आओ, और आप लोग देखो आप कितनी देर इसको होल्ड कर सकते हो। इसको सेकंड्स में आपने काउंट करना है। अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो इसको रिपीट करें, स्पाइन लाइन पोजीशन या हुक लाइन पोजीशन के अंदर, ठीक है, और आपने हेड को जो है बेड से या जो काउच है उससे ऑफ करो, नेक फ्लेक्शन में लेके आओ। देखो आप कितनी देर इसको होल्ड करके रख सकते हो ऑफ द टेबल, ऑफ द बेड। अगर आप ग्रेटर देन 17 सेकंड इसको होल्ड करते हो, इट्स मीन आपके जो डीप नेक फ्लेक्सर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप 10 सेकंड से कम इसको होल्ड कर पाते हो अपनी ये नेक को, तो उसका क्या हो सकता है कि उसमें आपको जो डीप नेक फ्लेक्सेस हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा। इसको बोलते हैं सर्वाइकल एंड्योरेंस टेस्ट या सर्वाइकल फ्लेक्शन एंड्योरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। सो आप ये दोनों टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और इस तरह देख सकते हो कि उनके क्या मस्कुलर इम्बैलेंस हो रहा है, क्या मसल्स उनके वीक या टाइट जो है वो हो रहे हैं, और इस तरह आप इनका डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट, कि इन लोगों को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। वहाँ पे अगर आपको इन्फ्लामेशन के साइन मिलते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पे हम कभी भी हॉट थेरेपी नहीं देते, ठीक है। बट मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो क्रोनिक कंडीशन में होते हैं, तो हम वहाँ पे फिर उनको हीटिंग थेरेपी देते हैं। आप वहाँ पे जो है हॉट पैक यूज़ कर सकते हो, टॉवल जो है उसको हॉट वाटर के अंदर डिप करके आप उनके सर्वाइकल पे प्लेस करते हो, उनके शोल्डर पे प्लेस करते हो। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने जो है मसल्स को वार्म अप कर लें तो बड़ा अच्छा इफेक्ट देती हैं। आप वार्म अप क्या करना, आपके पास अगर हीटिंग थेरेपी नहीं है, हीटिंग मोडालिटीज़ नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप घर में जो है वो पानी गर्म कर सकते हो, चाहे ओवन में करो, ये स्टॉक पे उसको गर्म कर सकते हो। टॉवल लो, टॉवल को उसके अंदर जो है डिप करो और उसको पानी सारे को निकाल के आप अपनी सर्वाइकल पे इसको इस पूरे पोर्शन को जो है उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में जब आप कवर करेंगे तो आपको पता है जो ड्राई हीट और जो आपकी वेट हीट है, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कौन से ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। जो आपकी वेट हीट है जिसमें आप टॉवल को यूज़ कर रहे हो, वो आपको जो है वो डीप इफेक्ट देती है, आपके डीप मसल्स तक जो है इफेक्ट करती है, तो वो ज़्यादा मसल्स को रिलैक्स करती है, क्योंकि आपके मसल क्या हुए, जो सब ऑस्पिटल मसल वो टाइट हो चुके हैं, तो आप पहले उनको रिलैक्स करते हो। फिर डिफरेंट जो है आप मोडालिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो आपको पता है पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पे वर्क करता है, वो आपके उस पेन के साइकिल को ब्लॉक कर देता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हैं। रिसर्चेज हुई हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज, अकॉर्डिंग टू आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेशेंट के मसाज या मोबिलाइजेशन टेक्निक कौन सी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मसाज। अब मोबिलाइजेशन टेक्निक हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम इन पेशेंट के अंदर स्नैग, शायद आप लोगों ने ये टर्म सुना हो, डेट इज कॉल्ड स्नैग, सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। आप जो है ये स्नैग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक होती है जिसमें मोबिलाइजेशन के साथ साथ हम मूवमेंट को ऐड करते हैं। तो
तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कैसे स्नैक करना है। आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। आपके पास टॉवल है या दुपट्टा है, बेसिकली हम हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर तो थेरा बैंड्स यूज़ करते हैं, बट मैंने आप लोग से कहा मैं आप लोग से वो ट्रीटमेंट प्लान शेयर करूँगी जो आप लोग घर में कर सकते हो। तो आप लोग बस अगर लेट टॉवल है अब वो ले, मैं आपको नेक्स्ट प्लान बनाती हूँ कैसे करना है। अब आपने C1 और C2 तक पहुँचना है, उन जॉइंट को मोबिलाइज करना है, उनके फेसिड जॉइंट को जो है मोबिलाइज करना है। तो वो कैसे करोगे आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा C1 कहाँ है, C2 कहाँ है, C3 का है, C7 कहाँ है। C7 को तो पल्पेट करना बहुत ईजी है। मीन आप बैक पे जो हैंड प्लेस करते हो, आपको जो प्रोमिनेंसी फील होती है दैट इज स्पाइनस प्रोसेस, वो स्पाइनस प्रोसेस है, वो तो C7 हो जाएगा। C1 का मैंने कहा स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, तो आप उसको कैसे पल्पेट कर सकते हो। C2 को कैसे करोगे। तो अगर आपने अपर से लोअर जाना है तो आपके ये जो एयर की लोब है, ठीक है, एयर की लोब से बिल्कुल आप स्ट्रेट अगर मूव करते हो तो बिल्कुल सेंटर में ये जो है ये आपका C1 वर्टिब्रा है। अगेन ये जो ईयर की लोब है, यहाँ से आप बैक की तरफ जो मूव करते हो ये क्या है, आपका C1 वर्टिब्रा है। C1 का कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता एंड इसको हम एटलस बोलते हैं, और एटलस से नीचे C2 वर्टिब्रा जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जहाँ पे आपकी ये रोटेशन मूवमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे एयर लोब से आप पीछे मूव करते हो, C1 होगा। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये जो आपका मेस्टॉइड प्रोसेस है कान के पीछे, ठीक है, तो ये जो कान के पीछे ये जो आपका मेस्टाइड प्रोसेस है यहाँ, और ये जो आपका एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये आपकी ये सारी वो मैंडिबल होती है, तो इसको ये जो यहाँ से ये जो टर्न करती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। इन दोनों के दरमियान मेस्टाइड प्रोसेस आपके कान के पीछे है, इन दोनों के दरमियान आप पीछे मूव करते हो तो वो कौन सा स्पाइनस प्रोसेस होगा, C2 का स्पाइनस प्रोसेस होता है। इस तरह आप C2 स्पाइनस प्रोसेस तक मूव कर सकते हो, वहाँ पे ग्लाइडिंग दे सकते हो। इसी तरह अगर C3 तक आपने सेस करना, वो आप कैसे करोगे, ये जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ से आप पीछे मूव करते हो तो ये C3 का स्पाइनस प्रोसेस होता है। इस तरह बेसिकली हम सर्वाइकल स्पाइन को पल्पेट करते हैं। चाहे आप नीचे से जाना चाहते हो तो C7 को पल्पेट करो, और अगर आप अपर से जाना चाहते हो तो जो ये मैंने आपको बताया कि इस वे में आप जो है पल्पेट कर सकते हो। ओके, आपने क्या किया, ईयर लोब से पीछे मूव गए, ये आपका कौन सा C1 है, ठीक है, C1 का स्पाइनस प्रोसेस है। आप टॉवल ले लो, आपको इस दुपट्टा है, ये जो भी आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, जैसे मेरे पास इस वक्त जो है टॉवल अवेलेबल था तो टॉवल ले। आपने क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है यहीं से आपने स्ट्रेट यहाँ पे इस टॉवल को जो है, इसका ये जो एज है, ठीक है, ये वाला जिसका एज है ये आपने बिटवीन C1 एंड C2 प्लेस करना है। ओके, लाइक इन दिस वे। आपका ये जो एज है, मैंने आपको कहा ये जो एयर लोब है यहाँ पे आपका C1, उसके नीचे जो होगा C2 होगा, तो आप उधर इस टॉवल को प्लेस कर सकते हो इन दिस वे। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने हैंड से इसको फॉरवर्ड, टॉवल को आगे की तरफ खींचना है और नेक को पीछे की तरफ। तो आप लोग मेरे साथ करो, ये बड़ा इफेक्टिव है और रिलीफ देता है। आपने क्या करना है, हेड को पीछे करना है और ये टॉवल से दोनों साइडों से इसको आगे की तरफ मूव करना है। और इसमें जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, अब पेशेंट की अगर फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट है तो फ्लेक्शन साथ परफॉर्म करेगा, अगर एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्ट है तो एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा। मीन अगर साथ मैंने उसको ग्लाइड दिया और ग्लाइड के साथ मैं क्या करी, मूवमेंट परफॉर्म करूँगी, साथ क्या करूँ, एक्सटेंशन, और इसको होल्ड करूँगी फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज कॉल्ड स्नैग। ये बेसिकली जो है ग्लाइडिंग की एक टेक्निक है, ये एक मोबिलाइजेशन की टेक्निक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, जिसमें हम जो है C1 C2 किस तरह मोबिलाइज करते हैं और साथ उसमें मूवमेंट ऐड कर रहे हैं, वो मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, चाहे वो फ्लेक्शन है चाहे वो एक्सटेंशन है, देन आप उसको 10 सेकेंड होल्ड करते हो और इसी तरह आप उसको 3 to 5 टाइम जो है रिपीट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज क्या है जो आप लोग से शेयर करूंगी, सब ऑसिपिटल मसल्स की स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमारे सब ऑसिपिटल मसल जो 4 मसल्स हैं वो टाइट हुए हैं ना, तो हमने उनको रिलीज करना है, हमने उनको रिलैक्स करना है, उनकी स्ट्रेचिंग करनी है। अब वो स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, आपने जो है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अगर मैं लेफ्ट साइड, यहाँ पे सारे मसल्स पीछे पड़े हुए हैं, मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग कर रही हूँ,
ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग करो और सेम साइड का हैंड यूज़ करना है। अगर आप राइट साइड पे साइड बेंडिंग करते हो तो आपने राइट साइड का हैंड यूज़ करना है। अगर आप लेफ्ट साइड पे साइड बेंडिंग कर रहे हो तो आपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करना है और अपने हेड पे प्लेस करना है और इसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी है। यू कैन डू विद मी। बहुत ज़्यादा रिलीविंग एक्सरसाइजेज है, आप लोगों को फौरी जो है रिलैक्सेशन फील होगी। सकते हैं कितना बोझ जो है वो उतर चुका है। आप लेफ्ट साइड की बेंडिंग करो, हेड को जो प्लेस करो, हैंड को ऑसिपिट पे या टॉप पे प्लेस करो, ऑसिपिट पे प्लेस कर सकते हो और डाउनवर्ड फोर्स लगाओ एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे साइड बेंडिंग की लाइक दिस, हैंड जो आपने ऑसिपिट पे रखा, लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड ऑसिपिट पे रखना है और इसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी है एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके जो सब ऑसिपिटल 4 मसल्स थे उनको ये रिलीफ देता है, उनको ये रिलैक्स करेगा। इसी तरह आपने राइट साइड के करने हैं, तो राइट साइड पे आप हेड को करते हो, राइट साइड से आपने ऑसिपिट पे हैंड को प्लेस करना और इसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना है एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इस तरह आप सब ऑसिपिटल मसल्स की जो है वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ओके, कह रहे रिपीट अगेन। बेटा मैं सब ऑसिपिटल मसल्स की स्ट्रेचिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सब ऑसिपिटल 4 मसल्स होते हैं जो आपकी बेसिकली C1 C2 को आपकी ऑसिपिट लोब के साथ कनेक्ट करते हैं। 4 मसल्स जो 2 ओब्लिक होते हैं और 2 जो होते हैं आपके मेजर एंड माइनर होते हैं। उनकी टाइटनेस की वजह से, उन मसल्स की स्ट्रेन की वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। तो उसके लिए आप या तो स्नैक्स यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया सिस्टेन नेचुरल एपोफिसिक ग्लाइड, वो बहुत इफेक्टिव होती है। या आप उन लोगों के अंदर जो है सब ऑसिपिटल मसल्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। उसमें कैसे करोगे, आप अगर लेफ्ट साइड पे हेड को जो डाउन करते हो, साइड बेंड करते हो, तो लेफ्ट ही हैंड को यूज़ करना है, ऑसिपिट पे प्लेस करना है और उसको डाउनवर्ड फर्दर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी है। आप देखोगे आपको स्ट्रेच फील होगा। सो इसको आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है। सो इस स्ट्रेच से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सो सबसे पहले आपने देखना है C1 C2 C3 जो मैंने आपको मेथड बताया कैसे हम असेस कर सकते हैं। C7 को असेस करते हैं, आप वो यूज़ करेंगे और स्नैक को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है सब ऑसिपिटल मसल्स की जो है वो रिलीजिंग जो है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम एक बड़ी चिन टक इन, ये बड़ी बहुत ज़्यादा रिलीविंग है क्योंकि हमारा पोस्चर प्रॉपर नहीं होता। चिन टक इन क्या होता है, सिंपली आपकी जो अपर सर्वाइकल वहाँ पे नोडिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, नोडिंग मूवमेंट मतलब यस और नो, ये जो आपकी नोडिंग मूवमेंट होती है आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन पे होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है स्नैग रिपीट कर दें। बेटा मैं लास्ट पे रिपीट कर दूँ तो पहले एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लूँ। चिन टक इन एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। चिन टक इन क्या होता है, सिंपली सबसे पहले आप लोग स्पाइन को स्ट्रेट करें, क्योंकि आप लोग बैठे होगे स्पाइन ऐसे बेंड हुई होगी, तो सबसे पहले आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। जो उसकी नॉर्मली कर्व्स है उसको मेंटेन करें। सर्वाइकल पे लॉर्डोसिस होती है, नॉर्मली थ्रेसिक पे जो है वो उसमें आप बात करें उसमें आउटसाइड पे मूव होती है और फिर अगेन लंबर पे लॉर्डोसिस होती है। सो आप नेचुरल जो उनकी कर्व्स हैं कर्व्स को लेके आए। उसके बाद क्या करें, जो आपकी चिन है ना, इसको बोलते हैं चिन टक इन। अगेन मैं आप लोग से कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ करें। सबसे पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। ओके, स्ट्रेट करने के बाद आपने क्या करना है, चिन टक इन। ये जो आपकी चिन है इस चिन को आपने पीछे की तरफ मूव करना है, डैट इज कॉल्ड चिन टक इन। और इसको आप होल्ड करें फॉर 10 सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है और आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलता है। स्नैक जो है किसी ने कहा रिपीट कर दे, मैंने कहा बेटा सबसे पहले आपने स्पाइन को पल्पेट करना है कि आपका C1 कहाँ है, C2 कहाँ है, C7 कहाँ है। C7 तो बड़ा इजी है, आप सर्वाइकल पे हैंड को प्लेस करते हो तो बैक पे जो आपको प्रोमिनेंसी फील होती है डैट इज़ योर C7 स्पाइनस प्रोसेस, बिकॉज वो एटिपिकल वर्टिब्रा है और उसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ओके, इसी तरह C1 का कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, उसको हम कैसे पल्पेट कर सकते हैं, बड़ा इजी है। आप सिंपली ये करो, ये आपका जो मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये कान के पीछे जो आपको ये प्रोमिनेंसी फील होती है डैट इज कॉल्ड मेस्टॉइड प्रोसेस। तो बिल्कुल इससे आप पीछे मूव करते हो ऐसे, तो यहाँ पे आपका C1 होगा,
इसी तरह ये जो ईयर लोब है यहाँ से आप पीछे की तरफ मूव करते हो, डैट इज C2। और इसी तरह ये जो आपका एंगल ऑफ मैंडिबल है, इससे आप पीछे की तरफ मूव करते हो, डैट इज योर C3। सो आपने जो स्नैक देना, क्योंकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक में आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व है, C1, C2 एंड C3, रोटेशन उनके अंदर लिमिटेड होती है। रोटेशन के अंदर जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है डैट इज योर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जहाँ पे बेसिकली रोटेशन होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्नैक यूज करना है। स्नैक बेसिकली क्या होता है, सस्टेन नेचुरल एपोफिशियल ग्लाइड। यस उमर, आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हो, ये फेसबुक पे अपलोड होगी। अगर किसी का कोई नेट का इशू है तो आप लोग अगेन इसको देख सकते हैं। ओके, स्नैक को सिंपली आपने क्या करना है, आप टॉवल ले लो। वैसे तो हम थेराबैंड यूज़ करते हैं, पर घर में आप लोग को इजी वे बता रही हूँ। आप टॉवल लो, ठीक है। तो टॉवल का ये जो एज है ना, ये वाला, इस एज को आपने रखना है बिटवीन C2 एंड C3। मैंने बताया C2 यहाँ है और C3 यहाँ है, तो इसकी लाइन में आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप क्या करो, इसको बैक पे प्लेस करें लाइक दिस, ठीक है। तो हमने इसको C2 पे जो है प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद हमने क्या करना है, टॉवल से आगे की तरफ फोर्स लगानी है, और हमने क्या करना है, अपने हेड से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और साथ हमने मूवमेंट करनी है, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि हमने क्राइटेरिया में एक चीज़ पढ़ी थी, पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, पेनफुल होंगी, तो आप वो मूवमेंट करो। लेट अगर एक्सटेंशन है तो आपने इसको प्रेशर लगाया, और साथ इसको क्या किया, आपने एक्सटेंशन की एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेसिकली सेल्फ मोबिलाइजेशन एक टेक्निक होती है जो आप लोग कर सकते हो, बड़ी रिलीफिंग है। आप लोग जो है ज़रूर इसको कीजिएगा। दूसरी मैंने आप लोग के साथ सब ऑसिपिटल स्ट्रेचिंग शेयर की है। तीसरी चिन टक इन एक्सरसाइजेज जो है शेयर की हैं। चौथी जो है डैट इज़ का नीडिंग एक्सरसाइजेज बड़ी इफेक्टिव होती हैं। नीडिंग बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ मसाज। पहले मैंने आप लोग से मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग की टेक्निक शेयर की, नेक्स्ट हम मसाज भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम टैपिंग एक्सरसाइजेज, ये बड़ी जो है, जो हमारा सब हॉस्पिटल मसल है वहाँ पे हम टैप करते हैं, टैप सिंपली। अब वो टैप क्यों करते हैं, इसका मैकेनिज्म आपको समझने की ज़रूरत होगी। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पेन के फाइबर्स हैं, पेन गेट साइकिल अगर आप लोग को पता हो, पेन को जो लेके जाते हैं आपके ब्रेन तक, जो आपके प्राइटर लोब, क्योंकि सारी सेंस इन्फॉर्मेशन आपके प्राइटर लोब में जाती है, और सारी जो मोटर इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो आपके फ्रंटल लोब से होती है। सो आपकी पेन जो प्राइटर लोब में जाने, डेफिनेटली कोई नर्व फाइबर्स होते हैं जो पेन को वहाँ तक लेके जाते हैं, जो नोसिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। नोसिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो पेन के फाइबर्स होते हैं। एक नर्व के अंदर डिफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के। वो उसके डायमीटर की, उसके ऊपर जो एक्सोन शीट है, ये जो माइलिन शीट है, उसकी बेस पर उनका डायमीटर होता है। जिस नर्व फाइबर का डायमीटर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है। डिफरेंट टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, अल्फा, डेल्टा, अल्फा है, बीटा है, अल्फा डेल्टा है, सी फाइबर्स हैं। इनमें डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करते हैं, इनके ऊपर जो एक्सोन माइलिन शीट है ना, उसकी बेस पे। तो जो अल्फा है, बीटा है, उनके ऊपर माइलिन शीट ज़्यादा होती है। जिसके ऊपर माइलिन शीट जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन भी उतनी ज़्यादा होती है। तो जो आपकी पेन को लेके जाने वाले नर्व फाइबर्स वो कौन से होते हैं, अल्फा डेल्टा, जिसके ऊपर माइलिन शीट तो होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। और जो सी फाइबर्स उसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होती। सो इनकी स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। तो जो आपकी पेन को आपके ब्रेन तक लेके जाता है, क्योंकि पेन तब भी परसीव होगी ना जब आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है, तो वो अल्फा डेल्टा एंड सी फाइबर्स हैं। जब आप टेंस अप्लाई करते हो या जब आप जैसे टैप करते हो, मैंने आपको बताया ना आप टैपिंग कर सकते हो सब ऑसिपिटल मसल्स पे। सब ऑसिपिटल मसल कहाँ, जहाँ पे आपकी ऑसिपिट लोब है, तो यहाँ पे जो आपके मसल्स है डेटा है सब ऑसिपिटल मसल्स, आप वहाँ पे टैपिंग कर सकते हो। आप वहाँ पे उस एरिया में 1 से 2 मिनट जो है वो टैप करें। अब टैपिंग से क्या होगा, आपके मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स को मतलब आपके टच के जो रिसेप्टर्स हैं,
मैकेनो रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट होंगे और उसका मैसेज जो आपके ब्रेन तक लेके जाने वाले वो कौन से फाइबर्स होते हैं, अल्फा बीटा फाइबर्स। और मैंने अभी आप लोगों को बताया अल्फा बीटा फाइबर्स वो होते हैं जिनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्फा डेल्टा एंड सी फाइबर्स। आप सिंपली इसका एग्जांपल लो, दो गाड़ियाँ, आपने उनका मुकाबला करना है किसकी स्पीड ज़्यादा है और कौन जल्दी पहुँचता है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी अपनी जगह पे पहुँचेगा जहाँ उसने पहुँचना है, और जिसकी स्पीड कम होगी वो स्लोली मूव करेगा। इसी तरह अल्फा बीटा की स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या करता है, पहले पहुंचता है और पीछे से जो स्लो पेन फाइबर्स आ रहे होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, उसको ब्रेन तक जाने ही नहीं देता, क्योंकि ब्रेन तक जाएगा तो पेन परसीव होगी। अक्सर आपने देखा ना, हेडेक होती है तो लोग दुबा रहे होते हैं या दुपट्टा बांध लेते हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है कि वहाँ पे जो आपके टच मैकेनो रिसेप्टर्स उनको एक्टिवेट करता है, उनकी स्पीड उसकी फास्ट होती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ब्रेन तक पहुँचने में एज कम्पेयर टू आपके अल्फा डेल्टा एंड सी फाइबर्स। सो इसलिए टैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने सब ऑसिपिटल मसल्स पे इस तरह जो है वो 1 से 2 मिनट टैपिंग भी कर सकते हैं। सो ये भी बड़ी जो है इफेक्टिव है। फिर मैं आप लोगों के साथ नीडिंग एक्सरसाइज शेयर कर रही थी। नीडिंग बेसिकली बेटा क्या होता है कि आप उसमें अपने जो है ये आप फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली याद रखिएगा पल्पेशन के लिए भी हम फिंगर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि थंब इटसेल्फ खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देता है, तो मोस्टली प्रेफर करते हैं हम पल्पेशन भी जब करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं स्किन इज़ अ सोशल ऑर्गन, जिससे आप पल्पेट करके बता सकते हो यहाँ पे टाइटनेस है, यहाँ पे आपको जो नॉट मिल रहा है। तो आप बेसिकली इन फिंगर्स को यूज़ करो, और ये जो सब ऑसिपिटल मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इनके इर्द गिर्द सर्कुलर वे में, इसे बोलते हैं सेल्फ नीडिंग। आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लेस करो और इसको सर्कुलर वे में मूव करो 1 से 2 मिनट। तो ये जो आपका सब ऑसिपिटल मसल है इसको ये रिलीज करता है। सो सब ऑसिपिटल मसल की रिलीजिंग के लिए दीज टाइप ऑफ नीडिंग एक्सरसाइजेज आर यूज। तो सेल्फ नीडिंग आप उसको सर्कुलर मसाज भी कर सकते हो या आप उसको हॉरिजॉन्टली भी जो है मूव कर सकते हो, लाइक इन दिस वे आप उसको स्ट्रेच दे सकते हो। सो ये बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो आप इन पेशेंट के अंदर ये एक्सरसाइजेज करें, स्नैक एक्सरसाइज करें, आपको जो सब हॉस्पिटल रिलीज बताया वो एक्सरसाइजेज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को ऐड करें, चिन टक इन एक्सरसाइज को जो है वो ऐड करें, सेल्फ नीडिंग जो है मैंने आपके साथ शेयर किया वो एक्सरसाइजेज करवाएं, टैपिंग एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको उसका पूरा मैकेनिज्म बताया कि किस मैकेनिज्म पे वो वर्क करते हैं, आप उनके अंदर टैपिंग एक्सरसाइजेज को यूज़ कर सकते हो। और लास्ट हमने कहा था ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। ये जो स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड है या जो बैक पे ट्रेपेजियस मसल है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, उनके सॉफ्ट टिश्यू मसल या फेशिया के अंदर नॉट बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है। तो हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी भी करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी हम कैसे कर सकते हैं, बॉल लेते हैं, ठीक है, बॉल लेके जहाँ पे आप ये सब ऑसिपिटल मसल्स है ना, आप बेशक लेटे हुए हो, स्पाइन पोजीशन में हो, तो अपने हेड के नीचे इस एरिया पे बॉल को प्लेस करो और उसको सर्कुलर मैनर में मूव करो। सो ये क्या करेगा, आपको जब प्रेशर देगा और प्रेशर के साथ वहाँ पे मूवमेंट करता है, तो ये वहाँ पे उसके जो ट्रिगर पॉइंट बनते हैं, वहाँ पे वो जो नॉट बनते हैं, तो उन प्रेशर को जो है वो रिलीज़ करता है। सम टाइम हम क्या करते हैं, ये जो अपने नकल्स हैं इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर अगर आपने देना हो तो एल्बो पॉइंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर मिलता है। तो आप जैसे ट्रेपेजियस के उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करना है, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक करनी है, तो आप एल्बो के पॉइंट्स को यूज़ करके उसमें क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। जहाँ पे पेशेंट कहता है मुझे यहाँ नॉट बनता है, आप पल्पेट भी करते हो, वहाँ पे प्रेशर देते हो और फिर उसको स्ट्रेच के साथ मूव करते हो। ऐसे स्ट्रेचिंग देकर उसको नीचे की तरफ जो है उसको मूव करते हो। येस, यू कैन यूज़ टेनिस बॉल। तो इस तरह जो उनके वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ट्रिगर पॉइंट्स को ब्रेक किया जाता है। तो ये आप सारे एक्सरसाइजेज उन पेशेंट के अंदर करें, अपने पोस्चर को करेक्ट करें। आइसोमेट्रिक्स भी आप ऐड कर सकते हो, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक बड़ी इफेक्टिव है, आप लोग ज़रूर किया करें। सर्वाइकल आइसोमेट्रिक बहुत ईजी है, आप सिंपली हेड को यहाँ पे प्लेस करो, ठीक है, और या अपने बैक पे प्लेस करो। आप जैसे ऑसिपिट पे प्लेस करो तो बैक साइड पे एक्सटेंशन होती है ना, तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन को रिस्ट्रिक्ट करना है, सिंपली मूवमेंट नहीं होने देनी स्पाइन पे, सर्वाइकल पे मूवमेंट नहीं होने देनी। आपने सिंपली जो है एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है और अपने हैंड से फोर्स लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट करना है।
तो इसी तरह आप हैंड को फॉरवर्ड प्लेस करते हो तो आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशंस जो आपके मसल्स उनके आइसोमेट्रिक कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोग को नहीं भी इस तरह का कोई इशू तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये ज़रूर एक्सरसाइज करें। आइसोमेट्रिक हैं, स्ट्रेचिंग है, स्नैग हैं, ये एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करें। और फॉरवर्ड जो पोस्चर्स को अवॉइड करें, क्योंकि आप 1 इंच फॉरवर्ड मूव करते हो तो 10 पाउंड्स फोर्स आपके स्पाइन पे एक्ट करती है। उतनी ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस, उतनी बायोमैकेनिक्स आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अपने पोस्चर को करेक्ट करें। और इसके अलावा अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम आपकी रूटीन है 4 या 5 या 6 घंटे काम करना, तो उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स लें। आप लोग ब्रेक लें, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट करें। स्पाइन के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मोशन इज़ लोशन। मतलब स्पाइन की मूवमेंट है तो ये आपके लिए एक लोशन की तरह है। आप उतने ज़्यादा जो है वो अपने आप को सर्वाइकल या स्पाइन की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों जब डॉक्टर कहते हैं ना कि आपने रेस्ट करनी है, वो रेस्ट का मीन क्या समझते हैं कि मीन बेड रेस्ट करनी, कोई काम नहीं करना। नो, रेस्ट का मीन है कि जिस इशू की वजह से, जिस पोस्चर की वजह से आपके मसल्स पे स्ट्रेन आ रहा है, आप उसको प्रिवेंट करो। बट ये हरगिज़ मीन नहीं है कि आप बेड पे जो है वो रेस्ट करें, उससे आपकी कंडीशन फर्दर वर्स हो सकती है। और अगर आप ऑफिस में हो, कंप्यूटर वर्कर हो, तो कोशिश करें जो रोटेटरी चेयर्स होती हैं वो यूज़ कर लें आप लोग, ताकि आपकी स्पाइन जो है वो रोटेट करती रहे। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो आपकी लंबर स्पाइन है यहाँ पे लंबर रोलर मिलते हैं, वो लंबर रोलर जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी स्पाइन के जो कर्व्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि बेशक अभी आप लोग नॉर्मल दिखते हैं यंग एज में, लेकिन एज के साथ साथ यही आपके डिजेनरेटिव चेंजेस आपकी अर्ली एज में प्रॉब्लम्स के कॉज बनते हैं, आपकी यही पोस्चर की प्रॉब्लम की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जिसमें हमने स्टडी किया सर्वाइकोजेनिक हेडेक क्या होता है, नॉर्मल एनाटॉमी को स्टडी किया। और इसके अलावा जो है हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कि माइग्रेन से कैसे कर सकते हैं, टेंशन हेडेक से कैसे कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ना आइज़ के इर्द गिर्द भी पेन होती है, जस्ट वो क्लस्टर हेडेक होती है। और माइग्रेन में थ्रोम्बिक होती है, जबकि हमारा जो सर्वाइकोजेनिक है वहाँ पे नॉन थ्रोम्बिक पेन होती है, डल एचिंग पेन होती है। सो इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैंने आपके साथ क्राइटेरिया इसका शेयर किया, इसके सोर्सेज शेयर किए, कौन से लोग रिस्क में हैं वो आप लोग से शेयर किए, और कैसे इसको असेस कर सकते हैं, असेसमेंट में कैसे इसके थेराप्यूटिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने सर्वाइकल फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट किया और डीप जो है नेक फ्लेक्सर या फ्लेक्सर एंड्योरेंस टेस्ट किए। देन मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान आप लोग से शेयर किए, आप लोगों ने ज़रूर करने, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे फीडबैक देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं एमटीएम का भी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम सीईओ ऑफ मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस। सो बेसिकली मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, MBBS, DPT, RIT, MLT, OTT, HNT, जितने भी मेडिकल फील्ड के हैं, उन सब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है आपके पास HPS प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना नॉलेज आप लोग से शेयर करूँ। थैंक यू सो मच वली, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया और मैंने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से अपना नॉलेज शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो आप लोग जो है MTM को भी लाइक करें, फॉलो करें, और वहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटेट किए जाते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप सेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम का कोई जो है बाबा पूछ रहे हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम पहले तो आप देखें क्या कोई डिजीज़ है उसकी वजह से हो रहा है, ये जस्ट आप यंग एज में हो तो आप थोड़ा सा एक स्टेज पे, एक फ्लोर की स्टेज पे क्लाइम करते हो तो आपको ब्रीथिंग इशू बड़ा ज़्यादा होने लग पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है कि आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप लोग बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। तो जैसे आप थोड़ा सा वो थोड़ी सी एक्टिविटी होती है, हाई एरोबिक है, स्टर्नस एक्टिविटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मसल्स वीक हो चुके होते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। कोशिश मैं कहूँगी कि आप वॉक जो है वो ऐड करें, और इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेचिंग होती हैं आपके पेक्टोरल्स मेजर की, वो आप परफॉर्म करें, और इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को जो है वो एक्टिव बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को जो है वो एंड करते हैं।
आई होप सबको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर मेकिंग दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। ओके, उम्मे हबीबा कह रही है मैम फ्लेक्शन एंड्योरेंस टेस्ट को रिपीट कर दें। बेटा मैंने कहा जिन लोगों को हेडेक होती है वो हेडेक में क्या करते हैं कि अपने सुपरफिशियल फ्लेक्सेस को यूज़ करते हैं, बट डीप फ्लेक्सेस जो आपके जो है लॉन्गेस्ट कैपिटल्स लॉन्गेस्ट कुलाएं उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उसमें सिंपली स्पाइन पोजिशन में होगा। स्पाइन पोजीशन के अंदर अपने सिंपली जो हेड है उसको बेड से रेज करना है, दैट्स ऑल। और आपने ये देखना है कि हेड से वो कितने सेकंड्स तक वो ऑफ रख सकता है। अब नॉर्मली आप करो, अगर आपको कोई इशू नहीं है, मैंने जो किए वो मैं खुद हमेशा अपने पे पहले परफॉर्म करती हूँ ताकि मुझे खुद पता चले। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो 17 सेकंड से भी ज़्यादा देर तक वो होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये इशू होता है तो वो 10 सेकंड से भी कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं और उनका हेड जो बैक साइड पे चला जाता है, वो नीचे जो है बेड के साथ स्ट्राइक कर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड्योरेंस टेस्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच गाइस। इंशाल्लाह फिर कोई सेशन होगा तो ज़रूर मुलाकात होगी। बेटा नॉर्मल नेक पेन भी हो रही है तो उसके लिए ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, आप उनमें स्ट्रेचिंग को ऐड करो। आप ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ट्रेपीजियस भी टाइट हो जाता है। उसके सिंपल वे ये होता है, आप हेड को जो है टॉप ऑफ द हेड पे हैंड को प्लेस करो और एक हैंड जो आप जिस साइड का राइट साइड का अगर ट्रेपीजियस है वहाँ पे प्लेस करो और अपोजिट साइड पे इसको स्ट्रेच करो और इसको होल्ड करो फॉर 10 सेकेंड। तो ये भी आपके ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग करता है। तो आप लोग को सिंपली नॉर्मल नेक पेन भी है तो आइसोमेट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोग करें, स्ट्रेचिंग ट्रेपीजियस की बताई, सब ऑक्सीपिटल मसल की स्ट्रेचिंग आप लोग के साथ शेयर की है वो आप कर सकते हो। बाकी आप ट्रैक्शन या आप लोग सिंपली ग्लाइडिंग जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है स्नैक वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। बिलीव मी, अक्सर मुझे खुद ये पेन होता है क्योंकि मैं भी लैपटॉप यूज़ करती हूँ तो मेरा भी लाइफस्टाइल इस थोड़ी सी इशू होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली आइसोमेट्रिक एंड स्ट्रेचिंग, बिलीव मी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ना ये, आप लोग करोगे और आप लोग को फील होगा, इसका रिजल्ट्स आप लोग को फील होंगे इसकी। तो नेक पेन जिस तरह का भी है आप लोग ये ज़रूर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखिएगा।